हेलो। हम्म। ओके। हेलो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, प्रेप्स आईपैड, मैकबुक एयर, माइक्रोफोन, ठीक है। चलो, आई गेस थिंग्स आर रोलिंग। चलो चालू करते हैं। चलो भाई, सरफेस टेंशन में और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू द एडवांस प्लस लेवल। और इसमें सेक्शन में हम कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। देखो, हमने इफ यू रिमेंबर ये देखा था व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन। हमने देखा था कि सर्कल का तो रेडियस होता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई भी कर्व बना दो और उसके जरा से सेक्शन को एक ले लो, तो उस सेक्शन को हम जिस सर्कल में फिट करते हैं, हमने देखा था उसको, उसके रेडियस को उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और हर कर्व को अगर आप देखो तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, एंड सो ऑन। अब उसी चीज का हम थ्री डायमेंशनल वर्जन देखने वाले हैं। और जैसे हमने देखा है कि एक स्फीयर है, स्फीयर का तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो आपको पता ही है। फुल स्फीयर ले लो या पार्ट ले लो उसका, कुछ यू कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। फंडा ही होता है कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस नहीं है, थ्री डी सरफेस है लेकिन स्फेरिकल सरफेस नहीं है, कुछ मान लो सपोज सिलेंडर, जैसे यू कैन सी मैंने दो सरफेसेस बना रखे हैं यहाँ पे। एक सिलेंडर मैंने बना रखा है और एक अजीब सा, यू कैन यू नो दिस गाय, दिस इज कॉल्ड पैराबोलॉइड। इफ यू रिमेंबर बेसिक मैथ्स पे हमने इसको देखा था। अगर ऐसी अजीब अजीब सी थ्री डी सर्फेसेस हैं तो इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और इसको हम ऑब्वियसली आगे चल के अपने सरफेस टेंशन में लगाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, सरफेस टेंशन में जाने से पहले थोड़ा सा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा ज्योमेट्री के ऊपर। कुछ यूलर वगैरह के पुराने आइडियाज होते हैं विच आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, वो हम थोड़ी सी ज्योमेट्री में सीखेंगे यहाँ पे। और ज्योमेट्रिकल बैकग्राउंड बनाने के बाद फिर हम आगे चल के इसको सरफेस टेंशन में लगाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर थ्री डी सर्फेस हो,
प्रॉपर से मेरा मतलब ये है कि उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर ऐसा कोई नोक आ जाएगा, शार्प पॉइंट वगैरह नहीं होना चाहिए, स्मूथ सी सरफेस होनी चाहिए। जैसे सिलेंडर के अंदर अगर आप देखो तो ये जो कॉर्नर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ वियर्ड पॉइंट्स, लेकिन जैसे ये पूरी गोल सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई, इस तरह की अगर आपके पास कोई प्रॉपर सरफेस है तो किसी भी 3D सरफेस के ऊपर अगर आप कहीं खड़े हो जाते हो तो अनफॉर्चुनेटली उसका कोई एक रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करोगे तो यू विल बी मूविंग अलोंग पाथ्स दैट माइट हैव डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इसीलिए हमने जैसा देखा था कि 2 डायमेंशनल मोशन में अगर मान लो हमारे पास एक कर्व होता था तो किसी भी कर्व का एक पॉइंट के ऊपर एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस एक 3D सरफेस और एक 2 डायमेंशनल कर्व में ये है कि एक 3D सरफेस के ऊपर आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करने से आपको अलग अलग इनफाइनाइट अलग अलग रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स मिल सकते हैं। जैसे आई शो यू, जैसे मान लो सपोज मेरे पास अगर एक सिलेंडर है इस तरीके का, सपोज ना, इसमें आप देखो, इसमें अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो, अब यहाँ पे खड़े हो कि अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हो, ऐसे सेम हाइट पे रहते हुए हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो ऑब्वियसली यू विल बी मूविंग इन अ सर्कल, और जो सर्कल होगा उसका रेडियस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो देयरफॉर अगर यहाँ पे खड़े हो कि आप हॉरिजॉन्टली जाते हो तो यू आर मूविंग अलोंग अ पाथ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर। लेकिन अगर मान लो सपोज आप यहाँ पे खड़े होकर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हो वर्टिकली ऊपर, तो आप कैसे मूव करोगे, आप किस पाथ में मूव कर रहे हो? यस यू आर राइट कि हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। अगर यहां पे खड़े होकर मैं सीधे ऊपर जाना शुरू कर देता हूं तो आई विल बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का बता दो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? यस एब्सोल्युटली राइट, स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यू कैन इजिली सी कि चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर एक पॉइंट पे खड़े हो कि आप इधर जाते हो तो यू आर मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उधर जाते हो तो यू आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और अगर इन दोनों के बीच में कहीं जाते हो, कुछ टेढ़ा जाते हो अगर, तो यू माइट बी मूविंग अलोंग सम काइंड ऑफ एन एलिप्टिकल पाथ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और डिफरेंट हो जाएगा। तो बात बेसिकली है कि 3D सरफेस बड़ी मजेदार होती है। 3D सरफेसेस में एक पॉइंट पे खड़े हो जाओगे तो आपको एक रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिलता है, मिलते हैं अनेक रेडियस ऑफ कर्वेचर, या वैसे अगर आप देखो तो अलग अलग डायरेक्शन में आपको इनफाइनाइट अलग अलग तरह की रेडियाई ऑफ कर्वेचर मिल सकते हैं। इसीलिए सर्फेसेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को स्टडी करना थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जैसे जैसे मेरे पास अगर ये सिलेंड्रिकल सर्फेस है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। दैट कांट बी अ क्वेश्चन एट ऑल, दैट्स नॉट अ वैलिड क्वेश्चन एट ऑल। इसके इनफाइनाइट अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। तो देयरफॉर पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी 3D सरफेस के ऊपर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में जाने से या अलग अलग तरीके से सेक्शन लेने से अलग अलग रेडियाई ऑफ कर्वेचर मिल सकते हैं। एक छोटी सी बात तो ये है। और जैसे अब आप इसको कई जगहों पे देख लो, जैसे सिलेंडर के केस में तो हमने देखा ही कि अगर ऐसे जाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी आर, और अगर ऐसे जाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी काइंड ऑफ इन्फिनिटी। टेढ़ा जाओगे तो कुछ और ही हो सकता है। इसी तरीके से आप कोई भी कर्व पकड़ लो, जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि आप इस कर्व को देखते हो, ये पैराबोलॉइड टाइप का जो है, इसको देखो, इसमें अगर आप मान लो कहीं भी खड़े हो जाओ, यहाँ तो मैंने ऑलरेडी सर्कल्स वगैरह बना रखे हैं, तो अगर यहाँ पे खड़े हो जाते हो और आप हॉरिजॉन्टल सर्कल करके आते हो तो इट विल बी सम काइंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ऐसे मूव करने लगते हो तो अब ये जो ग्रीन कर्व बनाया है मैंने, ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली किसी बड़े सर्कल के अंदर फिट हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ डिफरेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। और डायरेक्शंस मैंने बनाई नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी जा सकते थे, ऐसे भी जा सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, खूब सारे कर्व्स बना सकते हो आप इस तरह के। कोई भी 3D कर्व ले लो, यू कैन गेट इनफाइनाइट काइंड्स ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर। जैसे ये आप देख लो, मैंने एलिप्सॉइड लिया है। अब एलिप्सॉइड में आप देख लो कि अगर मान लो आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो यहाँ से अगर आप हॉरिजॉन्टली जाओगे तो यू विल बी मूविंग अलोंग दिस एलिप्स। अब इस एलिप्स का जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो आप अपने 2D के आइडियाज से निकाल लो। या अगर यहाँ खड़े हो कि आप वर्टिकली मूव करना शुरू करते हो तो यू माइट बी मूविंग अलोंग, यू कैन सी दैट दिस लुक्स मोर लाइक अ सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो। जैसे हमेशा मुझे जो लास्ट में मैंने फिगर बनाई है, इसको इसको टॉरस बोलते हैं। और टॉरस के केस में देखो रेडियाई ऑफ कर्वेचर बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें एक खास बात होती है, देखो सी पॉइंट ये है कि अगर आप मान लो सपोज लेट अस से कि आप इधर खड़े हो, यहाँ पे लुक एट द ग्रीन डॉट। अब एक सर्कुलर पाथ करके तो मान लो आप एक बार ऐसे आते हो, एक सर्कल ऑफ कर्वेचर, तो एक पाथ तो मान लो सपोज ऐसा हो गया। लेकिन अगर आप चाहो तो कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि ऐसा ही पॉइंट अगर यहाँ पे लो, एक सर्कल आप इस तरीके से भी कर सकते हो।
इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर सर्कल ऑफ कर्वेचर अलग अलग साइड पे बनते हैं। जैसे व्हाट आई मीन इज दिस कि जैसे एक सेकंड इसके पहले वाला एलिप्सॉइड देखो आप। एलिप्सॉइड में अगर आप यहाँ पे खड़े थे तो चाहे ऐसे जाओ तो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके एक एलिप्सॉइड के अंदर ही पड़ेगा, या अगर आप ऐसे जाओ तो भी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो दूसरा वाला ग्रीन कर्व बनाया है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ है, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो कर्व के उसी साइड पे पड़ेगा। अगर कोई भी कर्व ऐसा मुड़ रहा है कि वो एक्स डायरेक्शन में भी ऐसे ही है, वाई डायरेक्शन में भी ऐसे ही मुड़ रहा है, तो उसके सारे सेंटर्स आपके एक ही साइड में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे अजीब से कर्व्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप खड़े हो तो एक सर्कल का सेंटर इसके इस साइड पड़ेगा, लेकिन दूसरे सर्कल का सेंटर इसके इस साइड पे पड़ेगा। कुछ ऐसे अजीब अजीब से भी कर्व्स होते हैं जिसमें दोनों कर्व के अलग अलग साइड पे सेंटर्स पड़ते हैं। और हम आगे चल के देखेंगे कि ऐसी अजीब सी सिचुएशन में दोनों में से एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर पॉजिटिव लिया जाता है तो दूसरे को कुछ नेगेटिव लेंगे। चलो लेट मी नॉट स्केयर यू राइट एट द बिगिनिंग, वो सब अपन देखेंगे अभी। लेकिन अभी तक मैंने एक बड़ी सिंपल सी खाली बात करी है, और वो ये बात करी है कि टू डायमेंशनल कर्व के लिए किसी भी पॉइंट पे एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन एक थ्री डायमेंशनल सरफेस के लिए अगर आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ तो इनफाइनाइट अलग अलग रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। और इसकी बहुत सारी स्टडी मैथमेटिशियंस ने करी थी, यूलर वाज वन ऑफ देम। और यूलर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम निकाल के रखी है यहाँ पे। और यूलर्स थ्योरम क्या होती है वो जरा मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे आप ये देखोगे, सबसे पहले तो ये एक 3D सरफेस है, मान लो कुछ भी है, मान लो एक पेपर है, कॉपी का पेपर है, उसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया है, थोड़ा सा ऐसे भी मोड़ दिया है, करके ऐसे रखा हुआ है। अब इसमें पॉइंट पी के ऊपर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर की स्टडी करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो पॉइंट पी के ऊपर एक ऐसे बना रहा हूं, इस तरीके से एक कट लेता हूं ऐसे। लुक एट दिस ग्रीन थिंग। पॉइंट पी के ऊपर मैं एक ऐसा प्लेन बनाता हूं जो इस सरफेस के नॉर्मल हो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो यू कैन इजीली सी कि किसी भी 3D सरफेस पे सरफेस के परपेंडिकुलर प्लेन्स अगर आप बनाने को आओगे तो यू कैन मेक इनफाइनाइट प्लेन्स। यू कैन मेक अ प्लेन लाइक दिस, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट दिस पॉइंट। ये प्लेन ले लो, ये प्लेन लो, ऐसे ऐसे आप इनफाइनाइट प्लेन्स बना सकते हो। तो यूलर ने क्या किया, यूलर ने कहा कि ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टडी करना है, तो एक प्लेन लिया यूलर ने ऐसे, और दूसरा इसके बाद एक परपेंडिकुलर प्लेन लिया इसके इस तरीके से। यू लुक केयरफुली, ये दोनों प्लेन्स को आप ध्यान से देखो। ये वाला प्लेन मैं इनको चाहिए तो मार्क भी कर देता हूं थोड़ा अलग अलग कलर से। तो ये एक ब्लू वाला प्लेन लिया यूलर ने, और एक दूसरे को मैं ब्लैक ही रहने देता हूं सपोज, मान लो। और इन दोनों प्लेन्स के अलोंग जाने पे उसने कहा कि मान लेते हैं कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर आएंगे R1 एंड R2। तो ये वाला जो प्लेन है इसके अलोंग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मान लो R1, और ये वाला जो प्लेन है इसके अलोंग मूव करने से रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा मान लो R2। इट्स समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो सपोज वही अपना सिलेंडर वापस लेके आते हैं, तो सिलेंडर में अगर आप इस पॉइंट के ऊपर खड़े हो तो स्ट्रेट लाइन में आप जाओ वर्टिकल, तो एक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इन्फिनिटी। दूसरा अगर आप जाओ इस सर्कल में हॉरिजॉन्टली तो यू कैन इजीली सी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R। तो R1 और R2 में से एक इन्फिनिटी हो जाएगा और दूसरा R हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो यूलर ने दो परपेंडिकुलर प्लेन लिए और ये कहा कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जाने पे अगर रेडियाई ऑफ कर्वेचर होते हैं R1 और R2। तो फर्दर उसने इन दोनों R1 और R2 का यूज करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरम निकाली थी। और थ्योरम को यूलर ने रेडियस ऑफ कर्वेचर की बजाय कर्वेचर के टर्म्स में दिया था। कर्वेचर इज वेरी सिंपल, कर्वेचर कुछ भी नहीं होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है उसको ये लोग कर्वेचर बोलते हैं। यू नो वेरी वेल कि कोई चीज जितना शार्पली बेंड होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना छोटा होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा होता है कर्वेचर उतना बड़ा हो जाता है। तो और कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द मेन थिंग। बट उसके रेसिप्रोकल को ये मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए ये लोग कर्वेचर बोल देते हैं और उसको लेटर के से डिनोट करते हैं, और कोई खास बात नहीं है। यूलर ने एक चीज निकाली, उसने ये कहा कि अगर मान लो सपोज मेरे पास दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर की वैल्यू K1 और K2 मेरे को पता है, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं ऐसे रास्ते पे जाता हूं, बीच वाले रास्ते पे, नाउ लुक एट दिस लाइट ग्रीन लाइन, अगर मैं एक बीच वाले रास्ते पे जाता हूं, जो रास्ता इनमें से एक से कुछ एंगल थीटा बनाता है, दूसरे से एंगल 90 माइनस थीटा बनाता है, तो यूलर ने कहा कि बीच वाले रास्ते पे जाने से भी जो मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा वो मैं K1 K2 और थीटा की मदद से निकाल सकता हूं। और ये बड़ी स्टैंडर्ड थ्योरम होती है विच इज नोन एज यूलर्स थ्योरम। हम
जेई लेवल पे इसको प्रूव तो नहीं करेंगे बिल्कुल, लेकिन पता होनी चाहिए आपको थ्योरम कि अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कर्वेचर्स हैं k1 और k2, और अगर आप किसी ऐसे डायरेक्शन में जाते हो जो k1 वाले डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिलता है वो होता है k1 cos स्क्वायर थीटा प्लस k2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ वेक्टर्स जैसा है, बेसिकली डिराइव भी वहीं से होता है, ऑल्दो हम अभी डिराइव बिल्कुल नहीं करने वाले हैं इसको, लेकिन ये आपका एक छोटा सा थ्योरम होता है विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो सपोज मेरे पास लेट अस से कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में मान लो मैं इधर खड़ा हूं। अब यू नो दैट वर्टिकल डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। एंड लेट अस से कि अगर मैं कुछ ऐसे जाने की कोशिश करता हूं, यूं हॉरिजॉन्टल से, मान लो वही सिलेंडर में वापस लेके आता हूं, कप जो था, इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा के ऊपर अपनी गाड़ी लगाते हो और ऐसे ड्राइव करना शुरू कर देते हो मान लो, तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा ऊपर अगर आप जाना शुरू करते हो, तो आप जिस पाथ में मूव करोगे उस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा वो आप बड़े आराम से यूलर्स थ्योरम से निकाल सकते हो। इनफैक्ट निकाल के देख लेते हैं, चलो। यू विल सी कि अगर ये एंगल लेट अस से थीटा है, तो आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कर्वेचर था वो था 1/r, वर्टिकल डायरेक्शन में जो कर्वेचर था वो था 1/infinity, बोले तो 0। तो ये एंगल थीटा वाले डायरेक्शन में जो कर्वेचर होगा ये आप देख लो, ये हो जाएगा 1/r वाला जो कर्वेचर है इसका cos स्क्वायर थीटा कॉम्पोनेंट, और दूसरा जो 0 था उसका खैर साइन स्क्वायर थीटा कॉम्पोनेंट लेने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। तो देयरफॉर जो आपको इस टेढ़े वाले डायरेक्शन में कर्वेचर मिलेगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय r। इन अदर वर्ड्स जो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, सी ध्यान रखना जो काम की चीज होती है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो जो आपको फाइनली रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा एट एन एंगल थीटा अबव हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा। एंड यू कैन क्लियरली सी कि जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये r से ज्यादा है, विच इज ओके ऑल्सो, बिकॉज हॉरिजॉन्टली अगर आप जाओगे तो यू विल बी मूविंग इन अ स्मॉल सर्कल, टेढ़ा जाओगे तो यू विल बी मूविंग इन अलोंग अ बिगर पाथ, तो इट्स नेचुरल की रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा आना चाहिए। एंड यू कैन सी कि ये आ भी रहा है। एंड दिस थ्योरम इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज आप खुद ही सोच के देखो क्या भयंकर एप्लीकेशंस हो सकते हैं इसके, अगर आपको बस ये पता है कि कोई भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रैवल करना शुरू करो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 100% मिल जाएगा। ये होती है यूलर्स थ्योरम, एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस एंड पावरफुल थ्योरम। और अब इसका एक छोटा सा यूज हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको अपने सरफेस टेंशन में लगाना शुरू करेंगे। देखो यूज इसका ये होता है कि यूलर्स थ्योरम से आप एक बड़ी काम की सिंपल सी चीज प्रूव कर सकते हो। देखो मैं बताता हूं क्या प्रूव कर सकते हैं। सी अगर मान लो सपोज लेट अस से कि ये अपना एक डायरेक्शन है, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर k1 है, सॉरी इधर कर्वेचर k1 है और इधर कर्वेचर अगर मान लो k2 है। और एक काम करता हूं कि दो लाइंस और बनाता हूं, यहां से एक थीटा एंगल के ऊपर एक लाइन और बनाता हूं और इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन और बनाता हूं, दैट मीन्स दिस ऑल्सो विल बी थीटा। ये जो पर्पल लाइंस बनाई है इनके अलोंग जाने से अगर कर्वेचर्स आता है मान लो k3 और k4 लेट अस से, तो हम यूलर्स थ्योरम से एक बड़ी बढ़िया चीज निकाल सकते हैं। और क्या निकाल रहे हैं चलो प्रूव करके दिखाता हूं, देन यू विल रियलाइज कि हम क्या निकाल रहे हैं। तो देखो हमें पता है कि लेट अस से कि अगर आपको k3 की वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है दैट k3 विल बी इक्वल टू k1 cos स्क्वायर थीटा प्लस k2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बोल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको k4 की वैल्यू चाहिए, तो k4 आप देख लो कि अगर ये पूरी लाइन के अलॉन्ग रेडियस ऑफ कर्वेचर k1 है, मतलब डोंट ट्रीट इट लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी की इधर इधर k1 है तो इधर माइनस k1 हो जाएगा, वो मत करना। ये पूरी लाइन के अलॉन्ग अगर k1 है तो यू कैन सी कि अगर आप k4 को भी इसी तरह से लिखते हो तो k4 कैन बी रिटन एज k2 cos स्क्वायर थीटा एंड k1 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो। नाउ इन केस यू आर वंडरिंग कि सर कर क्या रहे हैं, अभी आप देखो अभी एक मिनट में क्लियर होता है कि क्या जादू चल रहा है यहाँ पे। k3 प्लस k4 अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपका, दोनों को आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा k1 प्लस k2, और ये ब्रैकेट्स में जो मैंने खाली जगह छोड़ी आप ध्यान से देखो, k1 के साथ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेम चीज आएगी k2 के साथ भी, और ये हमें पता है बाय अवर डीप नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही होता है 1। तो देयरफॉर
हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया K3 प्लस, ये ऊपर भी K4 होगा जिसको मैंने K3 लिखा है, सो लेट मी करेक्ट इट। K3 प्लस K4 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इन अदर वर्ड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में लिखता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। 1/R3 प्लस 1/R4 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दैट मीन्स कि अगर कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस है, उनके अलोंग अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 हमें पता है, तो इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम होगा ये आप ले लो, और इसके सिवा आप कोई भी दूसरी दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लो, इनके अलोंग जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रेसिप्रोकल का सम होगा या कर्वेचर्स का सम होगा, सिंपली आप बोल दो, ये हमेशा इक्वल रहते हैं। तो अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, आप जाते हो किसी भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, आपका दोस्त उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, तो आप दोनों के कर्वेचर्स का सम हमेशा सेम रहेगा। दोनों आप कैसे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना कि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन होने चाहिए। तो अगर वॉट एवर बी दिस एंगल, इससे फर्क नहीं पड़ता है, K1 प्लस K2 का सम हमेशा सेम रहता है। ये एक छोटा सा कंक्लूजन है जो आप यूलर्स थ्योरम से निकाल सकते हो। और अब ये देखो, ये वैसे भी अपने आप में जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, ये वैसे अपने आप में भी मैथमेटिकली बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, जबरदस्त इसके एप्लीकेशंस होते हैं। हम यहाँ पे तो खैर खाली थोड़ा बहुत सरफेस टेंशन में उसको यूज करके अभी फुल स्टॉप लगा देंगे, लेकिन इसके यू कैन इजीली विजुलाइज कि इसके बहुत बढ़िया एप्लीकेशंस हो सकते हैं मैथ्स और साइंस में कई जगह पे। तो यूलर्स थ्योरम हमने देखी है और उससे एक छोटा सा रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है। अब हमारा जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड बनाने का काम था ये तो ऑलमोस्ट हो गया है, और अब हम जरा इसको अपने सरफेस टेंशन की तरफ लेके चलते हैं कि भाई ये सारी की सारी मम्बो जम्बो को हम सरफेस टेंशन में कैसे लगाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो सी, अब अपन देखते हैं कि इसका यूज हम सरफेस टेंशन के अंदर कैसे करेंगे, और इसको मैं दो स्टेप्स में बताने वाला हूं। सी, जो भी मैं आपको एक डेरिवेशन और करवाने वाला हूं, ये डेरिवेशन मुश्किल तो नहीं है, लेकिन देखो मुझे मुश्किल नहीं लगती क्योंकि मैं कम से कम 100 बार इसको अलग अलग लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन शुरू शुरू में मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा उल्टे तरीके से जाऊंगा, विच विल इंश्योर कि आपको मार्क्स वार्क्स लाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम इसमें क्या करेंगे कि वो थ्योरम तो मैं आपको थ्योरम का प्रूफ तो बाद में दूंगा। सबसे पहले जो थ्योरम मैं प्रूव करने वाला हूं वो थ्योरम आपको दे देता हूं, समझा देता हूं, फील ले आएंगे उसकी, और उसके बाद वो मैथमेटिकल प्रूफ जो है जिसमें हमारी ये सारी की सारी थ्योरी कर्वेचर वर्वेचर की यूज होगी, वो प्रूफ जो है वो हम आराम से देखेंगे। तो देखो थ्योरम क्या होती है ये देखते हैं। थ्योरम बेसिकली ये होती है कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई भी 3 डायमेंशनल लिक्विड की सरफेस है, मान लो आउटर स्पेस में चले गए और आउटर स्पेस में लिक्विड को हमने कैसे भी डाल दिया, अर्थ के ऊपर भी हमने लिक्विड को कैसे भी डाल दिया, और उसमें वैसे तो अगर आप देखो तो लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि स्फेरिकल सरफेस बना ले, लेकिन दूसरे फोर्सेस वगैरह भी लग रहे हैं, जैसे पानी की ड्रॉप को अगर आप जमीन पे रख दो तो स्फेरिकल सरफेस नहीं रहेगी, कुछ ऐसा टाइप का शेप बन जाएगा। तो अगर मान लो कोई भी लिक्विड का एक ड्रॉप टाइप का है और उसका कुछ भी अजीब सा शेप है, मान लो सपोज, तो फंडा ये होता है कि इट कैन बी शोन दैट कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ यहाँ पे, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है R1, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर मान लो अगर जाने पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है R2। ध्यान रखना अंदर लिक्विड है और बाहर एयर वगैरह है मान लो सपोज। तो किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम में अगर आप एक सरफेस पे खड़े हो जाते हो और एक किसी डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, देन इट कैन बी शोन दैट कि इस लिक्विड सरफेस के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट प्रेशर डिफरेंस is given by the formula S multiplied by 1 by R1 plus 1 by R2। जो प्रेशर डिफरेंस होता है सरफेस के अक्रॉस, याद करो हमने देखा था कि स्फेरिकल सरफेस के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है 2S by R, बिकॉज स्फेरिकल सरफेस में किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ही होता है, तो आपको R1 R2 के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन स्फेरिकल सरफेस को छोड़ के आप बाकी किसी भी सरफेस को देखोगे तो अलग अलग डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। सो देयरफॉर वहां अपने को उस फॉर्मूले को काफी हद तक अपग्रेड करना पड़ता है, और उसी का जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो जनरल वर्जन है, वो ये है कि अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर ऐसे खड़े हो जाओ, और मैं 2 पॉइंट जरा मार्क करके दिखाता हूं इसके अंदर। मान लो जो सरफेस के जस्ट अंदर वाला पॉइंट है, इधर प्रेशर जितना है उसको मैं P1 बोल देता हूं,
और सरफेस के जस्ट बाहर वाला जो पॉइंट है इस प्रेशर को अगर मान लो P2 बोल देता हूँ, तो हमें पता है कि कॉनकेव साइड वाला प्रेशर बड़ा होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला साइड वाला जो प्रेशर होता है वो छोटा होता है। तो P1 माइनस P2 को ही हम डेल्टा P बोलते हैं, और ये हो जाता है, फॉर्मूला होता है इसका S इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। एंड यू कैन इजीली सी कि अगर स्फेरिकल सरफेस है तो R1 R2 इक्वल हो जाएंगे। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए आप देख लो 1/R प्लस 1/R हो जाएगा, स्फेरिकल सरफेस के लिए आराम से 2S/R वाला रिजल्ट इधर से ही निकल के आ जाएगा। तो ये अपग्रेडेड वर्जन है आपका स्फेरिकल सरफेस वाले फॉर्मूले का, और इसका सरफेस टेंशन के अंदर हायर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जेई लेवल पे भी थोड़ा बहुत यूज़ हो जाता है, और जेई लेवल पे जितना यूज़ होता है वो हम करके देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये रिजल्ट हम काफ़ी अच्छे थोड़े बड़े लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं में ही हम इस रिजल्ट को यूज़ करने वाले हैं। एक छोटा सा पॉइंट और, कि इसमें कई बार मैंने देखा है कि कुछ एक मिसकंसेप्शन रहता है इस तरह का कि R1 का मतलब है कि मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 का मतलब है मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। जरूरी नहीं है, बिकॉज अभी अभी हमने यूलर्स थ्योरम से देखा था कि 1/R1 प्लस 1/R2 मतलब K1 प्लस K2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। तो अगर मान लो K1 ऐसा है और K2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ माई फिंगर, तो ये ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके आप यहां पे डाल सकते हो, तो आपका काम 100% हो जाएगा। बट हाँ, ये ध्यान रखना कि R1 और R2 आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के रेडियस ऑफ कर्वेचर होने चाहिए। एक बात तो ये है, और दूसरा ये है, छोटी सी बट और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें 99% जेई लेवल पे नहीं चाहिएगा ये जो मैं बोलने वाला हूं, बट फिर भी फॉर दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर दैट 1%, आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं ये थोड़े से साइन के हिसाब से भी रखने होते हैं, प्लस माइनस भी होता है इसमें। सी, जैसे अगर आप ये वाला सरफेस देखो जो मैंने यहाँ पे लिया है, तो डेलिबरेटली मैंने ऐसा लिया है कि अगर आप पॉइंट 1 के ऊपर खड़े हो तो आपको ये वाला सरफेस, ये वाला कर्व भी आपको कॉनकेव दिखाई देगा। मतलब ये लाइट ग्रीन कलर का जो कर्व बनाया है इसके भी कॉनकेव साइड में आप खड़े हो, और जो अभी मैं कर्व दूसरा वाला दिखा रहा हूं ये आप इसके भी कॉनकेव साइड में खड़े हो। तो अगर आप किसी भी कर्व के कॉनकेव साइड में खड़े हो तो ये R1 और R2 पॉजिटिव डाले जाते हैं, और अगर आप किसी कर्व के कॉन्वेक्स साइड में खड़े हो तो ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये नेगेटिव हो जाता है। इसके लिए मैं आपको जरा वापस वो डोनट के ऊपर लेके चलता हूं। देखो, जैसे अगर मान लो सपोज लेट अस से कि ये जो डोनट है, अब डोनट शेप का लिक्विड ड्रॉप कैसे बनाएंगे ये मुझसे मत पूछना, लेकिन मान लो किसी ने इंजीनियरिंग लगा के डोनट शेप का पानी का ड्रॉप बना दिया किसी तरीके से, ठीक है। अब ये बंदा अगर मान लो सपोज लेट अस से कि इसमें वो फॉर्मूला लगाना चाहता है, तो ऐसा करेंगे, अगर ये पॉइंट देखो, एक पॉइंट ऐसा लेते हैं ग्रीन कलर का जो डोनट के जस्ट अंदर है, इसको 1 बोल देते हैं, और दूसरे पॉइंट को 2 बोल देते हैं जो डोनट के जस्ट बाहर है। अगर हमें इनमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो नाउ लुक वेरी वेरी केयरफुली कि अब आप देखो कि ये वाला अगर सर्कल करोगे ऐसे, तो इसका ये वाला सर्कल अगर आप करोगे तो जो बंदा डोनट के अंदर बैठा है उसको ये वाला कर्व अपने साइड से देखने पे कॉनकेव दिखाई देगा। तो देयरफॉर इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डोनट के अंदर बैठा है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव डाला जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका मैग्नीट्यूड है R1, तो कैपिटल R1 की जगह, इनफैक्ट पूरा प्रॉपरली लिख ही देते हैं, चलो यहाँ पे सिग्मा इंटू 1/R1, कैपिटल R1 की जगह प्लस R1 रखा जाएगा। और R2 आप देख लो, R2 अगर आप देखते हो तो R2 आपको मिलेगा ऐसे, ये अगर कर्व बनता है ऐसे, तो ये जो कर्व है, अब जो मैं लाइट ग्रीन कलर से कर्व दिखा रहा हूं, ये कर्व के भी कॉनकेव साइड के ऊपर ही बंदा बैठा है, तो जो बंदा अंदर बैठा हुआ है उसको दोनों कर्व एक तरह से कॉनकेव दिखाई देंगे। तो इस सिचुएशन में इसको R1 और R2 दोनों की पॉजिटिव वैल्यू डालनी होगी, और यहां तक तो भी नेगेटिव का चक्कर नहीं आया है। लेकिन अब अगर मान लो मैं इसी की बजाय लेट अस से कि थोड़ा सा ऐसे चलता हूं, कलर दूसरा लेते हैं, चलो अगर मान लो सपोज एक सर्कल ऐसे लेता हूं और एक सर्कल इस तरीके से लेता हूं, मतलब मैं अब की बार एक पॉइंट तो डोनट के अंदर ले रहा हूं 1, और दूसरा पॉइंट डोनट के इस साइड में ले रहा हूं, डोनट के इधर नहीं ले रहा हूं। डोनट के अंदर नहीं बोला जाएगा इस पॉइंट को, ये जो भी बोलना चाहो आप इसको। अगर दूसरा अब की बार पॉइंट्स 1 और 2 में ऐसे लेता हूं, अब की बार आप देख लो मजा आएगा। अब की बार P1 माइनस P2 तो LHS तो ठीक ही है,
नाउ यू कैन सी कि R1 R2 को आप देखो, जो ये वाला कर्व है जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये वाले कर्व के कॉनकेव साइड के ऊपर बैठा है बंदा, पॉइंट नंबर 1। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव डाला जाएगा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, इसको अगर मैं R1 बोल देता हूं, तो ये तो पॉजिटिव ही पुट किया जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अब अगर जो दूसरा वाला सर्कल है जिसको अभी मैं मैग्नीट्यूड जिसका R2 लिखा है मैंने, वो आप देखो, दूसरे वाले कर्व को अगर ये बंदा देखेगा जो डोनट के अंदर बैठा है, ये बंदा अगर सेकंड वाले कर्व को देखेगा तो उसको देखेगा कि यार मैं इस कर्व के कॉन्वेक्स साइड के ऊपर हूं, तो अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड R2 है, तो इस बंदे को यहां पे -R2 रखना होगा अपने फॉर्मूले में। ये बात है। और वैसे आप सोच के देखो तो कॉमन सेंस सिंपल सी यही है कि अगर रबर की एक मेम्ब्रेन है, ऐसे पंच मारते हो, यहां से ज्यादा प्रेशर बनाते हो, तो जिधर से ज्यादा प्रेशर बनाओगे वो बेंड हो जाएगा। तो कॉनकेव साइड वाला जो पार्ट होता है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। इस सिंपल से रूल को ही अगर आप कॉमन सेंस के साथ देख लो तो ये साइन कन्वेंशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ये कंफ्यूजन्स बिल्कुल क्लियर करके जाने चाहिए कि कब किसको प्लस और कब किसको माइनस रखेंगे। एंड इन केस आई हैव मैनेज टू कंफ्यूज यू सक्सेसफुली, देन लेट मी एश्योर यू कि ये प्लस माइनस का इतना कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता है। 99% क्वेश्चंस में आपके दोनों पॉजिटिव रखे जाएंगे। एक केस खाली जेई कोर्स में आता है जो डोनट टाइप का था, जिसमें प्लस माइनस का चक्कर आता है, उसको आपको चाहिए तो अलग से बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो कमिंग बैक, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, बिकॉज ये जेई लेवल पे ज्यादातर बुक्स में ढंग से दी नहीं रहती हैं और इतनी टफ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, थोड़ा सा देखोगे, समझोगे, विजुलाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन 3D विजुलाइजेशन का मामला है, 3D विजुलाइजेशन हमेशा थोड़ा सा तो टफ लगता ही है बच्चों को, बट once you get the hang of it, there is nothing as interesting as this particular thing। तो चलो अभी आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास कोई नॉन स्फेरिकल लिक्विड सरफेस है तो उसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, और इसको काफी जगह पे हम यूज करने वाले हैं। बट यूज करने से पहले थोड़ा सा इसको जरा प्रूव करके भी देख लेते हैं। देखो प्रूफ क्या होता है इसका, वो देखते हैं। सी प्रूफ हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे। मान लो सपोज मेरे पास कुछ बड़ी सी ऐसी 3 डायमेंशनल सी सरफेस थी और उसमें एक पॉइंट P के ऊपर हम बैठे हैं और हमें ये चाहिए कि भाई पॉइंट P के ऊपर हम ये पॉइंट P के अक्रॉस हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, P1 मतलब प्रूव करना चाहते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू S इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या करेंगे, देखो इसका एक कई सारे तरीके होते हैं प्रूव करने के। एक सिंपल सा तरीका तो ये है, जिस पॉइंट के अक्रॉस आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो उस पॉइंट के ऊपर बैठ के पेंसिल से एक सर्कल टाइप का बना दो। यू कैन सी कि किसी भी कर्व के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर एक बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल रेडियस का छोटा सा सर्कल बनाना तो पॉसिबल है। तो एक रेडियस रो ले लेते हैं। रो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आर बोल दो, एक ही बात है। एक रेडियस रो का मैं एक सर्कल बना देता हूं इस तरीके से। नोट केयरफुली कि 3D फिगर को 2D में देखोगे तो कभी कभी सर्कल एलिप्स जैसा भी दिख सकता है, लेकिन ये और ये और ये सारे के सारे रेडियाई आपके इक्वल हैं। और अब इसके बाद इस सर्कल के ऊपर मैं 4 पॉइंट्स मार्क कर दूंगा। ठीक है, यू कैन सी ABCD ऐसे 4 पॉइंट्स में मार्क कर देता हूं, सच दैट लाइन AB और लाइन CD परपेंडिकुलर प्लेन्स के अंदर है। इस तरीके से मैंने लाइंस मार्क कर दी है। नाउ नोट केयरफुली कि ये स्फीयर का पार्ट नहीं है, तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि AB का अगर आप सर्कल कंप्लीट करोगे तो AB का सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा ये CD का सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल जरूरी नहीं कि सेम पॉइंट पे लाए करें। तो बाकी आप देख लो कि CD नाम का जो छोटा सा आर्क है, इस आर्क का सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका यहां ऊपर लाई कर रहा है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ तो भी होगा, वी डोंट नो कितना होगा, आई हैव जस्ट कॉल्ड इट R1। इसी तरीके से जो AB वाला आर्क है, इस AB वाले आर्क का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से, आई हैव कॉल्ड इट R2। और अब मैं इसके अंदर अपना जो थ्योरम है वो सब कुछ प्रूव करने वाला हूं। तो देखो हमें ये पता है कि हमें अगर जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको, जो भी हम सरफेस का पीस लेते हैं उसको हर तरफ से खींचा जा रहा होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स उसको हर तरफ से खींच रहा होता है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हम जो लाइन AB थी, इस AB के अराउंड एक बड़ा छोटा सा इस तरीके से एक आर्क लेते हैं जिसकी लेंथ है मान लो सपोज DL लेंथ का हम एक जरा सा आर्क लेते हैं।
तो यू नो वेरी वेल कि इसको जो सरफेस टेंशन खींचेगा जब, तो सरफेस टेंशन इसके ऊपर जो खींचने का फोर्स लगाएगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन कांस्टेंट सिग्मा। हम कभी उसको एस से भी डिनोट कर देते हैं, कभी कभी सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं। सरफेस टेंशन कांस्टेंट सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डीएल, ये डेल्टा एल इज नथिंग बट डीएल ओनली। तो ये जरा से आर्क को सरफेस टेंशन जितने फोर्स से खींचेगा वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। और अब देख लो कि हमें फर्दर ये चीज पता है कि ये जो सरफेस टेंशन के फोर्सेस होते हैं इस तरह के, ये वाले जो फोर्स होते हैं इस तरह के खूब सारे फोर्सेस लगेंगे यूं इस पूरी की पूरी, एक तरह से डिस्क तो बोलना ठीक नहीं है, डिस्क इज अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, लेकिन इस तरह का जो सर्कुलर पैच लिया है मैंने सरफेस का, इसके ऊपर ये ग्रीन वाले बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे, सब थोड़े थोड़े ऐसे टेढ़े टेढ़े फोर्सेस लगेंगे। हमें पता है कि इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे और इनके वर्टिकल या नॉर्मल कंपोनेंट्स जो है वो सारे के सारे सम अप होने वाले हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, हमें इसका ये नॉर्मल कंपोनेंट एक तरीके से निकालना है यू। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा। तो देयरफॉर सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डीएल का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, ये वाला एंगल अगर इधर फाई है तो ये 90 माइनस फाई हो जाएगा और इसका साइन कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारे पास सरफेस टेंशन का फोर्स है किसके ऊपर, इस जरा से पीस डीएल के ऊपर। ठीक है, अभी थोड़ा रफ वर्क मैं हटा देता हूं यहां से। और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं। ये सेम काम मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं। सी जो मैंने CD वाला आर्क लिया था, इस CD वाले जो लाइन मैंने बनाई थी इसके परपेंडिकुलर भी एक छोटा सा आर्क लेते हैं। यहां पे भी वैसा ही सेंट्री आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। ये फोर्स को भी अगर आप सेम तरीके से ट्रीट कर लोगे तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के हम इसमें ऐड करने वाले हैं। और इसको एक सेकेंड के लिए अगर मैं DF बोल देता हूं, जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं लेटस से। सरफेस टेंशन तो वही है, अभी DL को आप जरा देखो एक सेकेंड के लिए। DL को अगर आप देखोगे, चलो DL को एज सच DL ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। साइन फाई को जरा पुट कर देते हैं। ट्राइंगल में आप देख लो, ये एंगल अगर मान लो यहां पे अगर आप देखो तो ये आपका 90 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली। तो देयरफॉर यू कैन सी कि जो साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट इज रो एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका R2। तो साइन फाई कैन बी रिटन एज रो डिवाइडेड बाय R2। ये हमारे पास कौन सा फोर्स आ गया, ये हमारे पास फोर्स आ गया है कि ये जरा से एलिमेंट के ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स कितना था ये आ गया। इसी तरीके से अगर जैसा मैं पहले बोल रहा था कि रेड वाले एलिमेंट के ऊपर भी आप सेम चीज रिपीट करते हो तो बिल्कुल सिमिलर टर्म आ जाएगा, वो भी इसमें अल्टीमेटली ऐड ही होने वाला है। तो उसको अगर मैं लिख लेता हूं तो मटेरियल तो सेम है तो सिग्मा तो सेम रहेगा। यहां पे भी जो आप पीस लेते हो वो भी DL लेंथ का ले लो। रेडियस आप देख लो, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस सेम, तो रेडियस भी रो सेम रिपीट हो जाएगा, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। तो जैसे यहां पे R2 आया था वैसे यहां पे R1 आ जाएगा, ये बात है। तो देयरफॉर यू कैन सी कि इस जरा से पीस और इस जरा से पीस के ऊपर जो टोटल मिला के सरफेस टेंशन का वर्टिकल फोर्स था वो हमने लिख लिया है इस तरीके से। और थोड़ा सा इसमें चीजें कॉमन ऑमन भी ले लोगे तो यू विल फाइंड समथिंग नाइस एंड इंटरेस्टिंग। सिग्मा DL इंटू रो आप कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। और अब इसके बाद हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अभी तक तो बहुत सारी चीजें लिख ली हैं लेकिन अभी तक मैंने सेंट्रल लॉजिक रिवील नहीं किया कि हम क्या करने वाले थे इसमें। ये हमारे पास फोर्स आ गया है DF। कौन सा फोर्स है, ये है इन दोनों पीसेस के ऊपर लगने वाला फोर्स। और इसको अब अगर मान लो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, बिकॉज सी हमें खाली इन पीसेस के ऊपर फोर्स नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे खूब सारे पीसेस होंगे। और दिक्कत ये कि ये जितने पीसेस मैं अलग अलग बनाने वाला हूं सबके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 R3 R4 वगैरह सब अलग अलग होंगे, लेकिन इन सारे के सारे पीसेस के फोर्सेस को सम अप करने का मेरा प्लान है। और ये प्लान हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। वैसे आप देख लो कि अलग अलग स्लाइसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होंगे, लेकिन अभी अभी हमने जो यूलर्स थ्योरम एक प्रूव करी थी कि अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 R2 तो
1/r1 प्लस 1/r2 कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आप यहां पे एक स्लाइस लो और इसी तरीके से यहां पे एक स्लाइस लो, मतलब यहां से एक एंगल बीटा के ऊपर और यहां से भी एक एंगल बीटा के ऊपर, वापस बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये अगर आप दो स्लाइसेस लेते हो इन दोनों जगहों पे सच दैट दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो हमें पता है कि यहां पे बिल्कुल मैं मानता हूं कि यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ r3 होगा, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ r4 होगा। लेकिन जब आप टोटल फोर्स करोगे तो टोटल फोर्स में ये चीज तो कॉमन आ जाएगी और यहां पे आएगा 1/r3 प्लस 1/r4। बट यूलर्स थ्योरम से हमने प्रूव किया था कि 1/r3 प्लस 1/r4 इज नथिंग बट 1/r1 प्लस 1/r2। तो एक तरीके से जब आप एक सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना शुरू करोगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल फुल्ली मानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है ना ये कांस्टेंट है ना ये कांस्टेंट है, अलग अलग दोनों कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इनके रेसिप्रोकल्स का सम यूलर बाबा की कृपा से हमें पता है कि ये कांस्टेंट होता है। ये मास्टर स्ट्रोक था एंड दिस वाज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन कि ये चीज को इन्होंने बड़े चालाकी से यूज करके एक कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली चीज को कांस्टेंट बना के इंटीग्रल के बाहर निकाल लिया है। तो अब आप देखो कि अब अगर मेरे को टोटल फोर्स चाहिए तो मैं सिग्मा रो और ये सब बाहर ले लूंगा इंटीग्रल के और बस इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ऐसे। इस तरीके से मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं एंड फाइनली आप देख लो लिमिट्स। लिमिट्स आप देख लो, लिमिट्स यू कैन इजीली सी कि अगर मैंने ऑलरेडी ये दो पीसेस ले लिए तो जो लिमिट्स हैं वो मुझे खाली 0 to 180 डिग्रीज रखनी होंगी। अगर मान लो ऐसा होता कि मैं खाली एक पीस लेता तो इसको पूरा का पूरा मतलब 180 डिग्रीज नहीं, सॉरी आई विल जस्ट करेक्ट दैट इन अ मोमेंट। लेकिन अगर मैंने खाली ये पीस लेके इंटीग्रेट किया होता तो ये मेरे को पूरा 0 से लेके 2πr तक कवर करना होता। लेकिन अगर ऑलरेडी मैंने दोनों पीस ले लिए इस तरीके से तो यू कैन इजीली सी कि मुझे खाली आधे सरकमफ्रेंस के ऊपर इंटीग्रल करना होगा, पूरे सरकमफ्रेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। तो जो लिमिट्स रहेंगी वो 0 से लेके πr तक रहेंगी और r का मतलब है ये वाला जो रो हमारा चल रहा है। तो लिमिट्स अगर आप डाल दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा रो, dl की जगह अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा पाई रो 1/r1 प्लस 1/r2 और ये आपके पास आ जाएगा फोर्स। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब सिंप्लीफाई तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल हैव सिग्मा पाई रो स्क्वायर 1/r1 प्लस 1/r2। नाउ क्या डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है? बिल्कुल नहीं, अभी डेरिवेशन कहाँ कंप्लीट हुई है? अभी तो डेरिवेशन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। हमने ये निकाला है कि ये जो पैच था छोटा सा, इस पैच के ऊपर लगने वाले ये सरफेस टेंशन के जो फोर्सेस होते थे, इन सारे सरफेस टेंशन के फोर्सेस का वेक्टर सम कितना है हमने ये निकाला है। लेकिन याद करो ओरिजिनल डेरिवेशन में भी सरफेस टेंशन के सारे वेक्टर सम को बैलेंस करता था प्रेशर डिफरेंस का फोर्स। और लकीली अभी देखना कि वो निकालना हमारे लिए बहुत आसान पड़ने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं। तो अब ये सारा रफ वर्क हटा देते हैं और अब याद करो कि अगर मान लो सपोज एक साइड पे इसके अंदर वाले साइड के ऊपर प्रेशर है P1, बाहर वाले साइड के ऊपर प्रेशर है P2, तो हमें पता है कि किसी भी 3D सरफेस के अगर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब प्रेशर सेम है, मैग्नीट्यूड ही होगा, प्रेशर एज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर अलग अलग जगहों पे प्रेशर सेम है, जैसे एयर प्रेशर होता है वो सेम होता है अगर, तो हमें फोर्स निकालने के लिए सिर्फ प्रोजेक्शन एरिया लेना होता है, दैट्स इट। जो फोर्स होता है वो हो जाता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन एरिया। तो आप देख लो कि P1 अगर ज्यादा है और P2 कम है तो जो प्रेशर्स का फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा and that force will be equal to pressure difference multiplied by projection area। और अब आप देख लो कि ये जो चीज है ये होगा आपका प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया विल बी सिंपली अ सर्कल, बिकॉज हमने जानबूझ के बड़ी चालाकी से शुरू से सर्कल ही बनाया था। तो प्रोजेक्शन एरिया विल बी अ सिंपल फ्लैट सर्कल जिसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर या पाई रो स्क्वायर। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू पाई रो स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फोर्स अप्लाइड बाय द प्रेशर डिफरेंस फैक्टर। और प्रेशर डिफरेंस फैक्टर का फोर्स इस पैच को ऊपर फेंकना चाहता है, हर तरफ से घेर के सेंटर आपका जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो उसको नीचे लाना चाहता है। ये दोनों कर लेंगे बैलेंस, तो इन दोनों को आप कर दो बैलेंस। P1 माइनस P2 इंटू पाई रो स्क्वायर विल बी
सिग्मा पाई रो स्क्वायर 1/r1 प्लस 1/r2 एंड नाउ यू कैन स्माइल बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, बाकी देख लो, रो स्क्वायर और पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाता है फाइनली, फाइनली वही खूबसूरत सा रिजल्ट मिल जाता है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो ये प्रेशर डिफरेंस आ जाता है सरफेस टेंशन कांस्टेंट इनटू 1/r1 प्लस 1/r2। ये बात है। तो ये डेरिवेशन वैसे तो देखो बड़ी ऑप्शनल सी है, मतलब इन केस द डेरिवेशन इज स्केयरिंग यू एंड मतलब इट स्केयर्स एवरीबडी। मैंने भी जब पहली बार देखी थी तो मैं 2 मिनट तक तो शॉक में ही था कि यार ये क्या बना दिया फिगर, अजीब अजीब सी फिगर देख के समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। बट उसके बाद आई एम अ फाइटर, तो लगा रहा, 2 बार 3 बार देखा तो मुझे समझ में आ गई एंड देन आई वॉज रियली हैप्पी। सो अगर मान लो सपोज थ्योरम आप समझ गए हो और डेरिवेशन नहीं समझना चाहते हो, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो डेरिवेशन ऑप्शनल है। आप डेरिवेशन छोड़ भी दोगे तो आपके मार्क्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ साइंस अगर आप उसको स्टडी करना चाहते हो तो मैंने अपने हिसाब से समझा दिया है। और ये जरूर है कि डेरिवेशन है बड़ी बढ़िया, बहुत शानदार डेरिवेशन है। और अगर आप डेरिवेशन छोड़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत वो यूलर वाला जो पार्ट मैंने बताया था वो भी छोड़ दोगे अगर, तो एज सच अनलेस यू आर रियली लुकिंग फॉर दोस टॉप 10 रैंक्स और ओलंपियाड फिजिक्स और समथिंग, आप इस पूरे सेक्शन के कई सारे पार्ट छोड़ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और वो खैर आपको पता ही है, इसीलिए मैंने एडवांस प्लस शुरू से लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये जितने भी जनरल 3D सरफेस के से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें अगर ज़्यादा ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं और इसमें आप खाली फॉर्मूला भी समझ लेते हो अच्छे से और उसको यूज़ करके मैं अभी दिखाऊंगा एग्जांपल्स में, वो भी अगर आप कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। Pause. ठीक है, तो भी काफ़ी हद तक आपका काम हो जाएगा, ये मैंने बोला था। तो चलो अब ये जो नई नई थ्योरी हमने देखी है इसका यूज़ करना शुरू करते हैं एंड देर आर वेरी नाइस यूजर्स। जैसे पहला यूज़ तो देखो मैं सिंपल सी चीज़ से स्टार्ट करने वाला हूँ। हमने कैपिलरी राइज की बात करी थी। कैपिलरी अगर आप देखो तो कांच का एक पतला सा सिलेंडर होता है जिसमें पानी राइज करता है। मान लो मैं कैपिलरी राइज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि कांच की दो पतली पतली दो प्लेट्स लेता हूँ, जरूरी नहीं कि पतली हो, बेसिकली दो प्लेट्स लेता हूँ और इन दोनों प्लेट्स को बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर लाता हूँ और फिक्स कर देता हूँ। मतलब आई कैन मे बी डू दिस कि एक साइड पे इधर एक मैच स्टिक लगाई और इधर एक मैच स्टिक लगाई, दो पतली पतली लकड़ियां लगा दी मान लो सपोज, और ऐसे रख के सेलो टेप से चिपका दिया दोनों को राउंड राउंड करके, तो दो प्लेट्स होंगी जो पैरेलल एक तरह से जुड़ जाएंगी यहाँ पे। और इसके बाद इस कॉम्बिनेशन को मैं पानी में उतार देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जो फिगर मैंने आपको 3D वर्जन दिखाया है यहाँ पे, ये दो प्लेट्स हैं बेसिकली, पानी में उसको उतार दिया तो यू कैन इजीली सी कि अब इसके अंदर भी पानी कुछ ना कुछ राइज करना शुरू करेगा। और हमारा इंटरेस्ट अभी ये है कि कैपिलरी राइज नहीं, ये कैपिलरी का भाई है, लेकिन इस केस में पैरेलल प्लेट्स के बीच में पानी किस तरह से राइज करता है, कितना राइज करता है, ये अभी हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब पानी राइज करेगा तो जो पानी की सरफेस बनेगी जिसको हम मिनिस्कस बोलते हैं प्यार से, ये मिनिस्कस जो बनेगी इसका शेप क्या होगा सबसे पहले तो ये देखते हैं। सी अगर आप सिंपल सिलिंड्रिकल कैपिलरी के केस में देखो तो जो मिनिस्कस बनती थी हमने देखा था कि हम इसे अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल सरफेस का पार्ट मान लेते थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से एक तरह से अगर आपके पास एक सरफेस है, मान लो एक नोटबुक आपके पास है, नोटबुक को आप एक साइड से उठाते हो और सेम नोटबुक अगर आप ऐसे दूसरे साइड से उठाते हो तो यू कैन इजीली सी कि जो नोटबुक है वो ऐसे सिलेंडर का पार्ट हो जाएगी एक तरह से। अगर दोनों साइड से उठाओगे तो नोटबुक ऐसे कर्व होके उठेगी जैसा कि यहाँ पे ये सरफेस उठ रही है। तो ये आपका एक पार्ट है। ये जो मेनिस्कस बनेगी, ये मेनिस्कस एक तरीके से एक सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सरफेस का पार्ट होगी इंस्टेड ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। और याद करो, सिलेंड्रिकल सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस हम 2s/r से नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें वो फॉर्मूला चाहिएगा जो अभी अभी हमने देखा था। इसीलिए वो सारी की सारी थ्योरी बताई थी। ये प्रॉब्लम जो अभी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं, दिस डेरिवेशन इज डैम सिंपल, लेकिन इसको भी प्रॉपरली करने के लिए वो थ्योरी पहले कायदे से पता होनी चाहिए। तो मैं अभी इसमें आगे लेके चलता हूँ आपको। हमारा टास्क यहाँ पे भी वही है कि हमें ये निकालना है कि ये पानी कितनी हाइट तक राइज होगा। अब इसका 3D अगर आप फिगर देखोगे तो वो ये है, और इसी को अगर आप मान लो सपोज इसका मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ, इधर से देखूंगा तो मुझे सिचुएशन दिखाई देगी ऐसे। और
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा जो है वो अपने को गिवन है, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस बी है ये भी अपने को गिवन है। हमें ये निकालना है कि ये कितनी हाइट तक राइज करेगा, ये अपने को निकालना है। और हम इसे भी दोनों मेथड से निकालने वाले हैं, हम इसे प्रेशर मेथड से भी निकालने वाले हैं, हम इसे फोर्स मेथड से भी निकालने वाले हैं। बस सबसे पहले फिगर क्या है वो समझ लेते हैं। एक डेटा में और दे देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है, ये जो प्लेट है, ऑल्दो ये डेटा कट जाएगा लास्ट में, लेकिन प्लेट की जो ये वाली लेंथ है ये 3D फिगर में दिखेगी, ये इस वाली फिगर में नहीं दिखेगी बिकॉज ये तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गई है। तो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ को हम बोल देते हैं L। इसको यूज करेंगे लेकिन ये लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा डेटा अपने पास है और हाइट हमें निकालनी है। तो अब चलो देखते हैं कि इसको किस तरीके से निकाला जाए। सी, अब सबसे पहले प्रेशर वेशर की इतनी बात करी है तो प्रेशर मेथड से ही स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे अपने को पता है कि प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो नीचे ब्लैक वाला पॉइंट मैंने दिखाया है यहां पे, ये वाला, यहां पे आप मान लो प्रेशर है P1। और यहां पे अगर आप देखोगे ये हाइट अगर h है तो ये वाला जो बॉटम पॉइंट बन गया है जो ब्लैक कलर से दिखाया है मैंने, यहां पे हो जाएगा प्रेशर P1 प्लस रो जी एच। तो देयरफॉर अगर आप प्रेशर कैलकुलेशन करते हो तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों पॉइंट्स तो सेम लिक्विड के अंदर सेम प्रेशर पे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। एक चीज तो ये बोल सकते हैं। और दूसरा, जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसके अक्रॉस में अब अपना प्रेशर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाता हूं। हमें पता है कि किसी भी जनरल सरफेस के लिए कॉनकेव साइड का प्रेशर और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर, ये तो फॉर्मूला लिख रहा हूं खाली अभी यहाँ पे, ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है, चलो लेट मी राइट इट एज डेल्टा पी ओनली, ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये हो जाता है एस 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ये कॉनकेव साइड में है, तो डेल्टा पी की जगह आप रखोगे P0 माइनस P1। और R1 R2 आप देखो, सिलेंडर में R1 R2 बहुत आसान होते हैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर सीधा ले लो तो इन्फिनिटी हो जाता है, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हॉरिजॉन्टल टाइप का ले लो तो वो R हो जाता है। तो देयरफॉर एक इन्फिनिटी और दूसरा R हो जाएगा। और तो ये हो जाता है आपका P0 माइनस P1 इक्वल टू S बाय R। ये दो इक्वेशंस है और इन दोनों इक्वेशंस में आप देख लो, इन दोनों इक्वेशंस में को सीधे सीधे आप इक्वेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रो जी एच इक्वल टू एस बाय आर। तो जो हाइट आपके पास आएगी ये हाइट हो जाएगी एस डिवाइडेड बाय रो जी आर। ये आपके पास एक चीज आ गई है। ये हमारे पास, लेट मी इनफैक्ट नॉट बॉक्स इट बिकॉज दैट्स नॉट द फाइनल रिजल्ट, लेकिन लेट्स जस्ट कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास हाइट की वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी हमें आंसर नहीं मिला है बिकॉज हमें आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में नहीं चाहिए। ये वही पुरानी समस्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एक अलग चीज होती है और इन्होंने प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस बी दे रखा है वो एक अलग चीज है, तो उनके बीच में हम रिलेशन जरा निकाल लेते हैं। तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं ऊपर एंड यू कैन सी कि अगर मान लो लेट अस से okay, we'll cut this little part out, sorry। ओके, मान लो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है तो अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि जो ये कर्व था, ये कर्व अगर मान लो इतना बड़ा है यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आपका ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। वर्टिकल लाइन के साथ ये जो एंगल होता है ये एंगल थीटा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यू कैन सी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और बी अगर आप देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस बी था। लुक केयरफुली, ये वाला जो, सॉरी, ये पूरा डिस्टेंस इन्होंने बी दिया था तो हम आधे डिस्टेंस को b/2 बोलेंगे। ये वाला एंगल वापस थीटा हो जाएगा इधर। तो इन द एंड यू कैन सी दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू b/2 डिवाइडेड बाय r।
तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप लिख सकते हो b बाय 2 cos थीटा। और बस इसको अब अपने लास्ट में जो रिजल्ट था इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो तो काम अपना 100% हो जाएगा। तो फाइनली हाइट अगर आप देखोगे तो ये आ जाती है s डिवाइडेड बाय रो जी इंटू बी बाय 2 इंटू कॉस थीटा। ये हो जाती है अपने पास हाइट, and this is the height up to which the liquid is going to climb between the two parallel plates. एक मिनट। ओके, ओके, चलो एंड फाइनली इसमें वो थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन मेमोराइज द फॉर्मूला इजीली। यू कैन इजीली सी कि वो 2 को भी ऊपर ही ले आते हैं, कोई पॉइंट नहीं है उसको नीचे रखने का। तो h हो जाता है आपके पास 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू बी। नाउ इज द टाइम टू बॉक्स द रिजल्ट। तो ये फाइनल रिजल्ट है और ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। लुक वेरी केयरफुली कि मैंने डेलिबरेटली इस रिजल्ट को इस तरीके से लिख दिया ताकि आप इसको आराम से मेमोराइज कर सको। सिलेंड्रिकल कैपिलरी के लिए अगर आप याद करो फॉर्मूला होता था 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। यहाँ पे लगभग वही फॉर्मूला है, 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी बी है, आर की बजाय बी है जहां पे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि बी का क्या मतलब है। बी का मतलब होता है प्लेट्स के बीच का टोटल डिस्टेंस। कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर अच्छा रेडियस की जगह बी आ रहा है तो ये आधा वाला जो डिस्टेंस है ये आधा वाला डिस्टेंस भी होगा। नहीं, बी अगर आप देखोगे तो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो बी होता है। बट अदरवाइज दोनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल एक जैसे हैं। और पैरेलल प्लेट्स के बीच में लिक्विड इस तरीके से राइज करता है, ये तो हमने निकाल लिया। इसी को एक काम और करते हैं, फोर्स मेथड से भी निकाल लेते हैं। प्रेशर मेथड से तो हमने ऐसे निकाल लिया, इसमें तो वो बड़ा वाला हमारा फॉर्मूला भी लग गया। अभी देखना फोर्स मेथड से कोई बड़ा बड़ा फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, फोर्स मेथड से बड़े आराम से निकल आएगा। सी फोर्स मेथड लगा देते हैं। देखो फोर्स मेथड क्या बोलता है, फोर्स मेथड ये बोलता है कि भाई ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, अब ध्यान से देखो कि सरफेस टेंशन का फोर्स चारों तरफ से नहीं लगेगा, लेफ्ट साइड है राइट साइड है, दैट्स इट। देयर इज नथिंग लाइक द ग्लास इज नॉट सराउंडिंग द लिक्विड फ्रॉम ऑल साइड्स। तो देयरफॉर पिछले वाली फिगर में मैं आपको एक सेकंड के लिए लेके चलता हूं अगर, तो यू विल सी कि ये वाली जो लेंथ थी, मैंने बोला था कि ये वाली लेंथ एल है। सरफेस टेंशन का फोर्स होता है एस मल्टीप्लाइड बाय एल, वेयर एल का मतलब होता है ये लेंथ आपकी जो कॉन्टैक्ट वाली जो लेंथ होती है, इस लेंथ को अपन एल बोलते हैं। तो इस साइड से जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा ये हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाय ये वाला लेंथ। दूसरे साइड से भी जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा ये भी हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाय एल। तो देयरफॉर जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा ये हो जाएगा 2s मल्टीप्लाइड बाय एल, दोनों साइड का मिला के। और ये किसको बैलेंस करता है, ये बैलेंस करता है mg को। तो अब आप देख लो ये नीचे जितना मास होता है ये वाला, जिसको अभी मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूं, इसको आप देख लो। हम मेनिस्कस के अंदर का जो मास है उसको तो नेग्लेक्ट कर ही देते हैं, ये जो मास होता है इसके mg को आप निकाल लो। अब ये मास आप देख लो, मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस है b और ये हाइट है h। तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका b इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस वॉज नथिंग बट l। तो क्यूबॉइड का जो फॉर्म वॉल्यूम होता है, तो मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी b इंटू एच इंटू एल, और g तो अपने पास है ही। बहुत सिंपल सी डेरिवेशन हो जाती है अगर आप फोर्स मेथड से करते हो। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको और इसको दोनों को इक्वेट कर देना है। और सरफेस टेंशन के फोर्स में मैंने cos थीटा मिस कर दिया था, वो मैं लगा देता हूं, बिकॉज यू कैन सी कि सरफेस टेंशन का फोर्स टेढ़ा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम यूज करेंगे, तो ये मिस हो गया था, इसको लगा देते हैं। नाउ यू कैन सी कि mg का फोर्स है रो इंटू बी एच एल, जी और भी है यहाँ पे, और ये हो जाता है 2SL
कॉस थीटा के बराबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यू कैन जस्ट कैंसिल आउट वट एवर यू वॉन्ट, और आप खुद ही देख लो कि वही 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो जी बी, बिल्कुल वही सेम रिजल्ट आ जाता है इन अ मच ईजियर वे। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंक्लूजन मत बना लेना कि अच्छा इसका मतलब है कि वो 1/r1 + 1/r2 वाला जो फॉर्मूला था वो तो यूजलेस है, हम हर जगह फोर्स मेथड से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वी जस्ट गॉट लकी हियर। और पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो लिक्विड राइज होता है उसमें एक्चुअली फोर्स मेथड ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में आसान पड़ता है, बट इसमें भी अगर आप वो सारे खेल खेलना शुरू कर दो जो हमने सिलेंड्रिकल कैपिलरी में खेले थे, जैसे सिलेंड्रिकल कैपिलरी में आप याद करो कि हमने कोनिकल टाइप की कैपिलरी बनाई थी। यहां पे भी आप क्या कर सकते हो कि पैरेलल प्लेट्स मत लो, जो दोनों प्लेट्स आप ले रहे हो उनको हल्का सा ऐसे इंक्लाइन कर दो, यूं इसके बीच में लिक्विड राइज कराओ, तो फिर जो साइड है वो साइड फोर्स लगाएंगे, और इसमें ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस की प्रेशर मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा इसमें। तो मजेदार बात यह है कि हम पैरेलल प्लेट्स के केस में भी लगभग वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स रिपीट कर सकते हैं जो सब हमने सिलेंड्रिकल कैपिलरी में देखे थे। हीट जनरेटेड निकालना था, ये था, वो था, ऑलमोस्ट सारे के सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिपीट हो सकती हैं। बस डेटा थोड़ा सा चेंज होगा, आंसर्स चेंज होंगे, बट कंसेप्ट्स आपके 100% सेम लगने वाले हैं। तो ये तो मैंने काम करके आपको दिखा दिया, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी इनसफिशिएंट लेंथ वाली कंडीशन आ सकती है, हीट जनरेटेड आ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ये ध्यान रखना कि ये सारे के सारे केसेस वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने सिलेंड्रिकल कैपिलरी के लिए देखे थे। तो देयरफॉर हमने शुरुआत तो कर दी अपने 1/r1 + 1/r2 वाले फॉर्मूला को यूज करने की। हमने अभी पैरेलल प्लेट्स के बीच में लिक्विड राइज का क्या कंसेप्ट होता है ये हमने यहां तक अभी स्टडी कर लिया है। चलो लेट्स मूव हेड। चलो भाई एक छोटा सा एग्जांपल इस चीज के ऊपर और देखते हैं। देखो फोर्स मेथड से करेंगे या प्रेशर मेथड से करेंगे ये आप डिसाइड करना, बट मैं प्रॉब्लम बता देता हूं पहले। तो सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है। अब की बार सिचुएशन ये है कि मेरे पास दो सिलेंडर्स हैं, दो हॉलो सिलेंडर हैं एक तरीके से, या चलो मान लेते हैं कि बाहर वाला एक हॉलो सिलेंडर है और इसका रेडियस कुछ दे देता हूं, मान लेते हैं कि लेटर से कि बाहर वाले का रेडियस है b, और इसके अंदर मैं एक ग्लास रॉड डाल देता हूं, इस रॉड का रेडियस है मान लो a, या सिंपली मान लो कि एक बड़ी कैपिलरी के अंदर एक छोटी कैपिलरी लगा देता हूं। और सिचुएशन अब यह है कि इन दोनों के बीच में जो लिक्विड राइज करेगा वो लिक्विड कितनी हाइट तक राइज करेगा ये अपने को निकालना है। तो वी विल कैलकुलेट द हाइट अप टू विच
द लिक्विड विल राइज बिटवीन टू कैपिलरीज दैट आर प्लेस्ड इन सच अ वे कि इनकी एक्सेस कोइंसाइड कर रही है, कोएक्शियल है, वर्टिकल है। हाइट हमें निकालनी है। अब ये हाइट हम किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि हाइट h है, और यू विल सी कि अगर मान लो एक जगह पे आप पानी की सरफेस देखोगे तो सरफेस कुछ कुछ साइड से देखने पे ऐसी दिखेगी। यू विल सी कि ये वाला जो ग्लास है ये भी पानी को खींचेगा, बाहर वाला कैपिलरी का जो ग्लास है वो भी पानी को खींचेगा। तो पानी की सरफेस होगी, अगर इधर इधर दोनों तरफ से खींचोगे तो सरफेस आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और एंगल ऑफ कांटेक्ट तो कहने की बात ही नहीं है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट तो आपको दिया ही रहता है। तो दोनों साइड से जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये आपको गिवन है, ऑब्वियसली थीटा। रेडियाई ए बी, पानी की डेंसिटी वगैरह जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो तो अपने को गिवन ही रहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और यूजिंग ऑल दीज फैक्टर्स अब ये हाइट जरा निकाल के देखते हैं। देखो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि सरफेस टेंशन का फोर्स तो सबसे पहले निकालना होता है। तो वो देखते हैं सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे निकालेंगे। हम इसे फोर्स मेथड से निकालेंगे। प्रेशर मेथड से भी निकालना पॉसिबल है, बट इट बिकम्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट टू विजुअलाइज अगर आप इसे प्रेशर मेथड से निकालते हो। फोर्स इज नाइस एंड इजी हियर। सी सबसे पहले आप देखो कि ग्लास की ये वाली जो सरफेस है पूरी की पूरी ये लिक्विड को खींच रही है। लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन का फोर्स होता है S मल्टीप्लाइड बाय L। और यहां पे अगर आप देखो तो ये ग्रीन कलर का जो मैंने सर्कल बनाया है ये L है और इसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई A। तो सरफेस टेंशन का फोर्स यहां से जो लग रहा है ये है S मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई A। लेट मी राइट इट हियर, S मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई A। इसी तरीके से सरफेस टेंशन का फोर्स अगर आप यहां से देखते हो ऐसे बाहर वाली सरकमफ्रेंस पे देखो, यहां से अगर आप देखो तो इसका रेडियस है 2 पाई बी। तो बाहर वाली कैपिलरी की भी जो इनर सरफेस है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी S मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बी। और जैसा आपने ऑब्जर्व करा ही होगा अभी तक कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल से एक एंगल थीटा के ऊपर है। तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट भी लिख लो। वर्टिकल कंपोनेंट बोले तो दोनों के लिए सिंपली आपको cos थीटा लेना होगा, दैट्स इट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे अगर तो 2 पाई S A प्लस बी इंटू कॉस थीटा। ये तो आपके पास आ जाएगा सरफेस टेंशन का फोर्स जो हमारी पानी की सरफेस को किधर खींच रहा है, ऊपर खींच रहा है। सरफेस टेंशन का फोर्स ऊपर खींचता है, mg नीचे खींचता है। तो बस अब जरा mg भी निकाल लो। अब mg का मतलब कितना मास है, वो मास जो राइज कर गया है। तो ये पूरा नहीं, यहां इधर तक इस लेवल तक का जो मास होगा। और दो सिलेंडर्स के बीच का जो हॉलो पार्ट है उसके अंदर अपने को बेसिकली चाहिए कितना मास है। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और आप खुद ही देख लो कि दो हॉलो सिलेंडर्स के बीच का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो बस अब हमारा मामला तैयार है, फिट है बिल्कुल। ये चीज है और ये चीज है, ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस करने वाले हैं तो आप इन्हें इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दोगे तो आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो बस अब देख लो रो पाई जी एच, बस फाइनल आंसर निकालना बचा है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई एस ए प्लस बी कॉस थीटा। और यू कैन सी कि एज यूजुअल ये चीज़ें कई सारी कैंसिल होती हैं तो वो कर देते हैं। इनफैक्ट ए प्लस बी भी अगर आप देखो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल हैव द फेमिलियर टर्म 2s कॉस थीटा एट द टॉप। बॉटम पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास रो इंटू जी इंटू ये हो जाएगा अंदर b माइनस ए। ये बात है। तो दिस इज द हाइट अप टू विच वाटर इज गोइंग टू राइज बिटवीन टू कैपिलरीज। और एक छोटा सा चैलेंज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप, मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं इसमें आपकी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये बन सकती है कि आप सेम रिजल्ट को आप प्रेशर मेथड से डिराइव करने की कोशिश करो। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट्स गोइंग टू बी अ नाइस एक्सरसाइज। मतलब आपका प्रेशर मेथड का कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको डिराइव कर लोगे, एंड यू विल बी एक्चुअली वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो अबाउट द प्रेशर मेथड अगर आप ये सेम चीज डिराइव कर लेते हो। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस शॉर्ट, इट्स गोइंग टू बी मच मोर, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लेंथी, लेकिन विजुअलाइज बहुत कुछ करना होगा उसमें। लेकिन मजा बहुत आएगा ट्रस्ट मी अगर आप इसको उस तरीके से भी डिराइव कर लेते हो। बट चलो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, क्लास टाइम ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो एक हमने ये बात देख ली है।
और इसमें भी आप चाहो तो वो सारे के सारे गेम खेल सकते हो। इसमें भी अगर आपको चाहिए कि बताओ इस पानी को राइज होने के दौरान कितनी हीट जनरेट हुई, तो वही पुरानी चीज़ है। सूडो फोर्स ने, सॉरी, आपके सरफेस टेंशन के फोर्स ने जितना वर्क किया है उसमें से आधा चला गया है पोटेंशियल एनर्जी में, आधा चला गया है हीट में, तो आप वो निकाल सकते हो। इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी कर देता हूं तो इसमें भी वही होगा जो हमने पहले देखा था। तो जो ओरिजिनल कैपिलरी प्रॉब्लम में हमने वेरिएशंस देखे थे, वो सारे के सारे वेरिएशंस ऑलमोस्ट आप यहाँ पे भी 100% लगा सकते हो। बट स्टिल एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हमने देख लिया है कि किस तरीके से एनालाइज करेंगे। चलो, आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल इट अ डे। कट।